हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल सुबह स्टडी पे। आज हम लोग पढ़ेंगे जो महेश कुमार वर्माल का न्यू बुक है जिसमें एनसीईआरटी का क्वेश्चन दिया गया है। इसका ये अगला पार्ट रहेगा, तो चलिए देखते हैं। इसमें ये पहला क्वेश्चन हो जाएगा, माना दर्रा उत्तराखंड को किससे जोड़ता है। जो माना दर्रा है उत्तराखंड में ये स्थित है और ये किसको जोड़ता है, तो उत्तराखंड से ये तिब्बत से जोड़ता है, यानी उत्तराखंड को ये तिब्बत से जोड़ता है। नंदा देवी शिखर ये किस राज्य में अवस्थित है। नंदा देवी शिखर जो है ये उत्तराखंड में स्थित है। अरावली श्रेणी का उच्चतम पर्वत शिखर कौन सा है। जो अरावली श्रेणी है इसका उच्चतम पर्वत शिखर हो जाएगा गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई कहेगा तो ये 1722 मीटर है और ये स्थित है कहाँ पे, तो राजस्थान में। आगे देखेंगे, हिमालय पर्वत की एक श्रेणी अराकानयुमा किस देश में स्थित है। तो हिमालय पर्वत की एक श्रेणी है अराकानयुमा, ये स्थित है म्यांमार में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, आगे हो जाएगा इसमें से, कुल्लू घाटी किन पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है। तो ये कुल्लू घाटी जो है इसे देव घाटी के नाम से भी जानते हैं और ये स्थित है धौलाधर तथा पीर पंजाल के मध्य। पालघाट दर्रा किन पहाड़ियों के मध्य स्थित है। तो पालघाट दर्रा नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ी के मध्य स्थित है। नाथुला दर्रा कहेगा किस राज्य में है, तो ये है सिक्किम में। आगे बढ़ते हैं, आगे एक क्वेश्चन ये देख लेते हैं, उत्तराखंड में कोड़धारी वनों एवं छोटे छोटे घास के मैदानों को बुग्याल या पयार के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ेंगे हम लोग, आगे इसमें क्वेश्चन हो जाएगा, रिची आर्कीपिलागी और लेबरी नीथ द्वीप समूह किस द्वीप समूह कह रहा है कि किस द्वीप समूह का ये भाग है। तो रिची आर्कीपिलागी और लेबरी नीथ जो द्वीप समूह है ये बंगाल की खाड़ी द्वीप समूह का भाग है जो कि स्थित है लद्दाख में। भारत का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है। तो लद्दाख में स्थित सियाचिन जो है भारत के सबसे बड़ा हिमनद हो जाएगा। चौराबाड़ी ग्लेशियर कहाँ पर स्थित है। चौराबाड़ी ग्लेशियर जो है ये उत्तराखंड के केदारनाथ मंदिर के उत्तर में स्थित है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अगला है इसमें, मेघालय का पठार किसका भाग है। जो मेघालय के पठार है ये प्रायद्वीपीय भारत का भाग है। अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है। जो मलावा के पठार है ये अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य स्थित है। दंडरकाय क्षेत्र कहाँ पर अवस्थित है। दंडरकाय क्षेत्र जो है ये छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा के मध्यवर्ती भाग में ये अवस्थित है। लघु हिमालय एवं शिवालिक श्रेणी के मध्य में विस्तृत समतल संरचनात्मक स्थल को पूर्व में द्वार तथा पश्चिम में दून के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत का औसत समुद्र तल किस तट से मापा जाता है। जो भारत के औसत समुद्र तल है ये मापा जाता है मुंबई तट से। भारत की समुद्र तट रेखा की कुल लंबाई कितनी है। भारत की समुद्र तट रेखा की कुल लंबाई कहेगा तो ये हो जाएगा 11,098.81 किलोमीटर। किस राज्य की तटीय सीमा सबसे लंबी है। तो ये गुजरात की सबसे लंबी है 1214.7 किलोमीटर। भारत के कितने राज्य समुद्री तट रेखा से संलग्न है यानी कि लगे हैं। तो ये 9 राज्य हो जाएगा तथा 4 केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला हो जाएगा इसमें, आगे हम लोग देखेंगे भारत के तटीय राज्य व केंद्र शासित प्रदेश जो कि तटीय राज्यों से लगे हैं। तो ये हो जाएगा गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरलम, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, गोवा, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दादर व नागर हवेली और दमन एवं दीव। ये इतना राज्य तथा यानी कि 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश भारत के तटीय राज्य से सटे हुए हैं। प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक भूगोल में रत्नाकर किसका नाम सूचक था, यानी रत्नाकर के नाम से हिंद महासागर को जाना जाता था। तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश की समुद्री तट क्या जो नाम है ये क्या है, तो ये हो जाएगा कोरोमंडल तट। तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के समुद्री तट का नाम क्या हो जाएगा, तो कोरोमंडल तट हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, आगे है इसमें, कन्याकुमारी को किस अन्य नाम से जाना जाता है। कन्याकुमारी के अन्य नाम हो जाएगा केप कोमोरिन।
नागपुर भारत के भौगोलिक केंद्र बिंदु पर स्थित है और इसे 0 माइल सेंटर कहा जाता है। इसी केंद्र से भारत के विभिन्न प्रमुख शहरों की दूरी मापी जाती है और इस दूरी को 0 माइल साइट पर स्थित स्तंभ यानी कि 0 माइल पिलर का इसे कहा गया है। 0 माइल स्तंभ पर उकेरा यानी कि इसे स्थापित किया गया है। आगे देखेंगे, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह स्थित है। अंडमान व निकोबार जो द्वीप समूह है ये बंगाल के खाड़ी में स्थित है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा इसमें। आगे है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है? तो ये हो जाएगी सैडल पीक और ये उत्तरी अंडमान में स्थित है। 10 डिग्री चैनल किन दो द्वीपों को पृथक करता है? तो ये 10 डिग्री जो चैनल है अंडमान और निकोबार द्वीप को पृथक करता है। बैरन द्वीप अवस्थित है, तो ये बंगाल के खाड़ी में बैरन द्वीप अवस्थित है। श्रीहरिकोटा द्वीप कहाँ पर अवस्थित है? ये पुलिकट झील के समीप है। आगे बढ़ेंगे, अगला हो जाएगा, राम सेतु कहाँ से प्रारंभ होता है? जो राम सेतु है ये धनुषकोडी से प्रारंभ होता है। लक्षद्वीप कहाँ पर अवस्थित है? लक्षद्वीप अवस्थित है अरब सागर में। भारत का कौन सा द्वीप, भारत के कौन सा द्वीप समूह प्रवाल निर्मित है? जो लक्षद्वीप है ये प्रवाल निर्मित द्वीप समूह है। मिनिकॉय द्वीप भारतीय तट रेखा के सुदूरवर्ती द्वीप की श्रेणी में आता है। जो मिनिकॉय द्वीप है ये भारतीय तट रेखा के सुदूरवर्ती ये द्वीप के श्रेणी में आता है। भारत एवं श्रीलंका के मध्य कौन सा द्वीप स्थित है? तो भारत एवं श्रीलंका के मध्य स्थित है पंबन द्वीप, जिसे रामेश्वरम के नाम से जानते हैं। आगे देखेंगे, द्वीपों पर बसा हुआ भारत के सबसे बड़ा नगर कौन सा है? ये हो जाएगा मुंबई। मुंबई जो है ये सबसे बड़ा शहर है जो कि द्वीप पर बसा हुआ है। कोरी क्रीक कहाँ पर स्थित है? ये कच्छ के रण में स्थित है। सर क्रीक विवाद किन दो देशों के मध्य स्थित है? सर क्रीक विवाद जो है भारत और पाकिस्तान के बीच है। बुर्जिल व बनिहाल दर्रे किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? तो ये पीर पंजाल पर्वत श्रेणी में स्थित है। आगे बढ़ते हैं, आगे हो जाएगा इसमें, मिजोरम को अन्य किस भौतिक नाम से जाना जाता है? मिजोरम को मालेसिस बेसिन के नाम से भी जानते हैं। मिजोरम को मालेसिस बेसिन के नाम से भी जानते हैं। आगे बढ़ेंगे, आगे हम लोग पढ़ेंगे जलवायु के बारे में। तो देखते हैं, किसी क्षेत्र की जलवायु को निर्धारित करने वाला मुख्य कारक कौन सा होता है? तो किसी क्षेत्र की जलवायु को निर्धारित करता है अक्षांशीय अवस्थिति। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा जलवायु को नियंत्रित करने वाले कारकों से संबंधित जो शब्द है। तो देखते हैं, जलवायु को नियंत्रित करने वाले कारकों के लिए एक शब्द लैंड फॉर्म्स प्रयोग किया जाता है जो जलवायु को प्रभावित करते हैं। इसका देखेंगे, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा, एल से हो जाएगा अक्षांश, ए से हो जाएगा ऊंचाई, एन से हो जाएगा समुद्र से निकटता, डी कहेगा डायरेक्शन ऑफ विंड हो जाएगा यानी कि पवन की दिशा, एफ से हो जाएगा फॉरेस्ट वन, ओ से हो जाएगा समुद्री जलधाराएं, आर से हो जाएगा वर्षा, एम से पहाड़ यानी कि पर्वत, एस से हो जाएगा मिट्टी। ये सभी जो था किसको निरूपित करता था? तो ये जलवायु को नियंत्रित करने वाले कारकों से संबंधित एक तरफ से शब्द हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, आगे इसमें देखते हैं, आगे क्वेश्चन हो जाएगा, भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा क्या है? भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा जो है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व हो जाएगा। भारत के उत्तरी पश्चिमी मैदान में शीत ऋतु में किसके प्रभाव से वर्षा होती है? तो ये पश्चिमी विक्षोभों के प्रभाव से वर्षा होती है भारत के उत्तरी पश्चिमी मैदान में, वो भी शीत ऋतु के समय। भारतीय उपमहाद्वीप में मानसून के निर्वर्तन का प्रमुख कारण क्या है? ये हो जाएगा सूर्य का दक्षिणायन होना। भारतीय उपमहाद्वीप में मानसून के निर्वर्तन का प्रभाव का कारण क्या है? तो सूर्य का दक्षिणायन होना। भारत में औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है? तो लगभग 125 सेंटीमीटर। भारत में औसत वार्षिक वर्षा होती है लगभग 125 सेंटीमीटर। आगे देखेंगे, भारत में सर्वाधिक वर्षा किन क्षेत्रों में होती है? तो भारत में जो सर्वाधिक वर्षा होती है पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय तथा मेघालय के क्षेत्र में होती है। भारत में उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है
तथा यहाँ सर्वाधिक वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून के द्वारा होती है। जलवायु को मानसूनी जलवायु भी कहा जाता है। आगे हो जाएगा, भारतीय उपमहाद्वीप पर ग्रीष्म ऋतु में ऊंचे ताप और निम्न दाब हिंद महासागर से वायु का आकर्षण करते हैं, जिसके कारण प्रवाहित होती है तो ये दक्षिणी पश्चिमी मानसून। आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे हम लोग देखेंगे व्यापारिक पवने के बारे में। जो व्यापारिक पवन क्या है, तो व्यापारिक पवने 0 डिग्री से 30 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के मध्य बहने वाली पवने हैं। जो व्यापारिक पवने हैं 0 डिग्री से 30 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के मध्य बहने वाली पवने हैं। ये पवने उपोष्ण ऊंचे वायु दाब कटिबंधों यानी कि 35 डिग्री उत्तर दक्षिण से विषुवतीय निम्न वायु दाब कटिबंध जो कि 0 डिग्री से लेके 5 डिग्री नॉर्थ साउथ की ओर बहती है। उत्तरी गोलार्ध में इन्हें उत्तरी गोलार्ध में इन्हें क्या कहते हैं? उत्तरी गोलार्ध में इन्हें उत्तर पूर्व व्यापारिक पवने तथा दक्षिणी गोलार्ध में इन्हें दक्षिण पूर्व व्यापारिक पवने कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। आगे हो जाएगा, पश्चिम बंगाल और असम में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली पवनों को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? पश्चिम बंगाल और असम में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाले पवनों को स्थानीय भाषा में कहते हैं काल वैशाखी तथा चाय वर्षा। भारत में सबसे कम वर्षा वाला जो स्थान है वो कौन सा है? भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान हो जाएगा लेह है। कोपेन ने वर्ष 1918 में विश्व की जलवायु को कि कितने वर्गों में विभाजित किया? तो 5 वर्गों में। कोपेन ने वर्ष 1918 में विश्व की जलवायु को कितने वर्गों में विभाजित किया? तो 5 वर्ग में। आगे इसमें हो जाएगा, आगे देखेंगे कार्तिक मास की ऊष्मा का संबंध किससे है? कार्तिक मास की ऊष्मा का संबंध कहेगा तो ये मानसून के निर्वर्तन से हो जाएगा। मानसून के पीछे हटने या लौट जाने को मानसून का निर्वर्तन कहा जाता है। मानसून के पीछे हटने या लौट जाने को क्या बोला जाता है? तो मानसून का निर्वर्तन कहा जाता है। सितंबर के आरंभ से उत्तर पश्चिमी भारत से मानसून पीछे हटने लगता है और मध्य अक्टूबर तक यह दक्षिण भारत में को छोड़ शेष समस्त भारत से ये निर्वर्तित हो जाता है। आगे देखेंगे, आगे कोपेन की योजना के अनुसार भारत के जलवायु प्रदेश है। कोपेन की योजना के अनुसार भारत के जलवायु प्रदेश देखेंगे, ये हो जाएगा जलवायु के प्रकार और ये वर्ण संकेत है और इधर हो जाएगा उससे संबंधित क्षेत्र है। लघु शुष्क ऋतु के वर्ण संकेत हो जाएगा AMW। AMW लघु शुष्क ऋतु के जो है वर्ण संकेत है और इसका क्षेत्र हो जाएगा गोवा के दक्षिण में भारत का पश्चिमी तट है। शुष्क ग्रीष्म ऋतु के वर्ण संकेत हो जाएगा A और S। तमिलनाडु का कोरोमंडल तट इसका क्षेत्र है। उष्णकटिबंधीय सवाना जलवायु के संकेत हो जाएगा AW। कर्क रेखा के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार का अधिकांश भाग है। आगे देखेंगे, अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु के संकेत हो जाएगा BSHW और इसका क्षेत्र हो जाएगा उत्तर पश्चिमी गुजरात, पश्चिमी राजस्थान और पंजाब के कुछ भाग। उष्ण मरुस्थलीय जलवायु के जो संकेत है BWHW हो जाएगा। राजस्थान का सबसे निचली भाग इसका क्षेत्र है। शुष्क शीत ऋतु के संकेत हो जाएगा CWG। ये शुष्क शीत ऋतु का संकेत है। गंगा का मैदान पूर्वी राजस्थान, उत्तरी मध्य प्रदेश, उत्तर पूर्व का भारत का अधिकतर जो प्रदेश है और ये इसका क्षेत्र हो जाएगा। ये आता है शुष्क शीत ऋतु के अंतर्गत है। आगे बढ़ेंगे हम लोग, लघु ग्रीष्म तथा शीत आर्द्र ऋतु के जो ये क्या बोलते हैं, इसका संकेत हो जाएगा, ये हो जाएगा DFC। इसका संकेत हो जाएगा और इसका क्षेत्र है अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम तथा असम। ध्रुवीय तुल्य जलवायु के वर्ण संकेत हो जाएगा E और इसका क्षेत्र है जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। टुंड्रा तुल्य जलवायु के जो वर्ण संकेत है ये हो जाएगा E और T। उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र इसका क्या है? तो क्षेत्र है। आगे हम लोग बढ़ेंगे, आगे हो जाएगा अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं।
अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र क्या है, तो ये हो जाएगा अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र के, ये जो है शॉर्टकट नाम हो जाएगा ITCZ। एक निम्न वायुदाब पट्टी है जो पृथ्वी के चारों ओर समांतर विषुवत रेखा के ऊपर चारों ओर स्थित है। वस्तुतः यह एक दोलायमान पट्टी है। वह क्षेत्र कह रहा है कि ITCZ वह क्षेत्र है जहां उत्तर पूर्वी एवं दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें मिलती है। दोनों पवनों को मिलने से विषुवतीय पछुआ पवनों की उत्पत्ति होती है। आगे बढ़ते हैं, आगे हो जाएगा, आगे इसमें लू जो है उत्तरी मैदान में पंजाब से बिहार तक चलने वाली शुष्क व पीड़ादायक पवनें हैं। जो लू है उत्तरी मैदान में पंजाब से बिहार तक चलने वाली शुष्क व पीड़ादायक पवनें हैं। आगे बढ़ेंगे, आगे हम लोग देखेंगे कॉफी वर्षा एवं चेरी ब्लॉसम का संबंध। ये ग्रीष्म ऋतु के समाप्त होने के बाद होने वाली मानसून पूर्व की बौछार से संबंधित है। कॉफी वर्षा एवं जो चेरी ब्लॉसम का संबंध है ये ग्रीष्म ऋतु के समाप्त होने के बाद होने वाली मानसून पूर्व की बौछार से संबंधित है, जो कि कर्नाटक में इसका संबंध हो जाएगा। आम्र वर्षा किस राज्य से संबंधित है, तो ये केरलम व तटीय कर्नाटक से संबंधित है आम्र वर्षा। आगे बढ़ेंगे, भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का समय सामान्यतः कब से कब तक होता है, तो ये होता है जून से सितंबर तक। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून के समय सामान्यतः कब से कब होता है, तो ये जून से सितंबर तक होता है। भारत में मानसून का आगमन सबसे पहले किस राज्य में होता है, तो भारत में मानसून के आगमन जो होता है सबसे पहले होता है केरल में। भारत में नार्वेस्टर की उत्पत्ति कहाँ पे होती है, छोटा नागपुर पठार पर भारत में नार्वेस्टर की उत्पत्ति होती है। आगे हो जाएगा, तमिलनाडु में मानसून के सामान्य महीने कौन से हैं, तो तमिलनाडु में मानसून के सामान्य महीने हो जाएगा नवंबर दिसंबर। भारतीय मानसून को प्रभावित करने वाले घटक कौन से हैं, भारतीय मानसून को प्रभावित करने वाले घटक हो जाएंगे तिब्बत का पठार, जेट स्ट्रीम, एल नीनो एवं ला नीना आदि। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा इसमें, उत्तरी पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है, तो ये हो जाएगा तमिलनाडु। तट कहेगा तो कोरोमंडल तट। भारत के किन क्षेत्रों में औसत वार्षिक वर्षा 200 मिलीमीटर होता है, तो ये जम्मू कश्मीर व पश्चिमी राजस्थान। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है, किंतु उनकी जलवायु में भिन्नता का मुख्य कारण क्या है, उनकी ऊंचाई में भिन्नता। अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है, किंतु उनकी जलवायु में भिन्नता का कारण जो है उनकी ऊंचाई में भिन्नता से है। भारत में सर्वाधिक दैनिक तापांतर किस स्थान पर पाया जाता है, तो ये राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में। भारत में मानसून के प्रस्फोट के लिए किसे उत्तरदायी माना जाता है, पूर्वी जेट प्रवाह को माना जाता है। आगे बढ़ेंगे, अब हम लोग पढ़ेंगे मृदा के बारे में। भारत के मृदाओं का वर्गीकरण और उनके उत्पत्ति, रंग, संयोजन तथा अवस्थिति के आधार पे भारत की जो मृदाओं है उनका वर्गीकरण आधार रहेगा उत्पत्ति, रंग, संयोजन तथा अवस्थिति के आधार पे। तो देखेंगे भारत में पाई जाने वाली जो मृदा हो जाएगा ये हो जाएगा जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लाल और पीली मृदा, लैटेराइट मृदा, शुष्क मृदा, लवणीय मृदा, पीट मृदा और वन मृदा। आगे बढ़ते हैं, आगे इसमें क्वेश्चन हो जाएगा मृदा यानी कि मिट्टी। मृदा शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द सोलम से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ कहेगा तो फर्श हो जाएगा। भारत के सर्वाधिक क्षेत्र में कौन सी मृदा पाई जाती है, तो भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पे जलोढ़ मृदा या जिसका अन्य नाम कछारी मृदा भी है, ये जलोढ़ मृदा पाई जाती है। अन्य नाम कहेगा तो इसे कछारी मृदा के नाम से भी जानते हैं। रेगुर मृदा को किस अन्य नाम से जाना जाता है, रेगुर मृदा को काली मिट्टी के नाम से जानते हैं। और वही कहेगा जलोढ़ मिट्टी को तो कछारी मिट्टी के नाम से जानते हैं और रेगुर मृदा को काली मृदा के नाम से जानते हैं।
रेगुर मृदा का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में है? यानी कि काली मिट्टी सर्वाधिक महाराष्ट्र में पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा। आगे है मलावा पठार। मलावा पठार में किस मृदा की अधिकता है? तो यहाँ पे काली मृदा अधिक मात्रा में पाई जाती है। काली मृदा को स्वतः जुताई वाली मृदा भी कहा जाता है, जिसमें सिंचाई की कम आवश्यकता पड़ती है। यह मृदा कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। काली मृदा को स्वतः जुताई वाली मृदा भी कहा जाता है, जिसमें सिंचाई की कम आवश्यकता पड़ती है। यह मृदा कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। मिट्टी का पीला रंग फेरिक ऑक्साइड के कारण होता है, जबकि लाल रंग लोहे के ऑक्साइड के कारण होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा इसमें। लैटेराइट मृदा मुख्यतः किन राज्यों में पाई जाती है? लैटेराइट मृदा जो है मुख्यतः कह रहा है कि किस राज्य में पाई जाती है? तो ये केरल, कर्नाटक एवं महाराष्ट्र में पाई जाती है। लोहे की मात्रा अधिक होने के कारण कौन सी मृदा दिनों दिन अनवर होती जा रही है? तो ये हो जाएगा लैटेराइट मृदा। मृदा की क्षारीयता को कम करने के लिए उसमें जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। लैटेराइट मृदा भारत में मुख्यतः कहाँ पे पाई जाती है? तो ये मालाबार तटीय प्रदेश में पाई जाती है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। आगे हो जाएगा सबसे कम जल धारण क्षमता किस प्रकार की मृदा में होती है? तो बलुई दोमट मृदा में सबसे कम जल धारण की क्षमता होती है। पौधों को सबसे अधिक जल किस प्रकार की मृदा से प्राप्त होती है? चिकनी मृदा से पौधों को सबसे अधिक जल प्राप्त होता है। मृदा की उर्वरता बढ़ाने के लिए कौन सी फसलें उगाई जाती है? दलहनी फसल। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा। इसमें अगला जो क्वेश्चन है, चंबल घाटी का निर्माण किस भौगोलिक प्रक्रिया से हुआ है? और नालिका अपरदन से चंबल घाटी की निर्माण हुआ है। चाय बागानों के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त है? लैटेराइट मृदा। दोमट मृदा में कौन कौन से कण पाए जाते हैं? गाद, मृत्तिका व रेत दोमट मृदा में पाए जाते हैं। भारत की मृदाओं में किस सूक्ष्म तत्व की सर्वाधिक कमी है? तो यहाँ की मृदाओं में जस्ता की कमी है। आगे हो जाएगा। आगे है गंगा के मैदान की पुरानी जलोढ़ मृदा कहलाती है, तो ये कहलाती है बांगर। अम्लीय मृदा को कृषि योग्य बनाने हेतु किस खनिज का प्रयोग किया जाता है? लाइम या चूना का प्रयोग करते हैं अम्लीय मृदा को कृषि योग्य बनाने के लिए। भारत में सर्वाधिक क्षारीय मृदा किस राज्य में पाई जाती है? तो ये उत्तर प्रदेश में है। लवणीय मृदा में नाइट्रोजन व चूने की अल्पता पाई जाती है, यानी कि कमी पाई जाती है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा इसमें। अगला है जैव मृदा का रंग नीला क्यों होता है? जो जैव मृदा है इसका रंग कहेगा नीला क्यों होता है? तो ये अम्लीय व फेरस आयरन के कारण होता है। पश्चिमी राजस्थान की मृदा में किस खनिज की अधिकता पाई जाती है? तो ये इसमें पाई जाती है कैल्शियम की अधिकता। मरुस्थलीय मृदा में किस पोषक तत्व का अभाव पाया जाता है? नाइट्रोजन का अभाव पाया जाता है इसमें। मृदा अपरदन को किस प्रकार रोका जा सकता है? वनारोपण के द्वारा इसे रोका जा सकता है। आगे हम लोग देखेंगे पीएच मान के अनुसार मृदा की प्रकृति 1 से 6 तक जिसका पीएच मान है वो मिट्टी की प्रकृति अम्लीय मिट्टी हो जाएगी, यानी कि वो मिट्टी जो है अम्लीय है। 7 जिसका होगा तो ये उदासीन मिट्टी हो जाएगा, और 8 से 14 जिसका पीएच मान होगा ये हो जाएगी क्षारीय मिट्टी। जो नीचे महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिया रहता है इसे भी देख लेते हैं। इसमें है लाल और पीली मृदा अम्लीय प्रकृति की होती है, जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं ह्यूमस की कमी होती है। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा इसमें अगला क्वेश्चन है भारत के सर्वाधिक बृहद क्षेत्र में किस प्रकार की वन पाए जाते हैं? भारत के सर्वाधिक बृहद क्षेत्र में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो यहाँ के सर्वाधिक बृहद जो क्षेत्र है वहाँ पे उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन पाया जाता है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन क्षेत्रों में औसत वर्षा कितनी होती है? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन क्षेत्रों में औसत जो वर्षा होती है
ये 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण के संस्थापक सर जॉर्ज किंग थे तथा इसका स्थापना 13 फरवरी 1890 को हुई थी। आगे देखेंगे भारत में सिनकोना वृक्ष कहाँ पे पाया जाता है। तो भारत में सिनकोना वृक्ष ये दार्जिलिंग क्षेत्र में पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, आगे हो जाएगा कत्था बनाने हेतु किस वृक्ष की लकड़ी का प्रयोग होता है। कत्था बनाने हेतु खैर की लकड़ी का प्रयोग होता है। हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में बोगयाल शब्द किसको निरूपित करता है। तो ये ऊंचाई पर स्थित घास के मैदान को। भारत में वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया। वर्ष 1980 में वन संरक्षण अधिनियम जो है पारित किया गया था। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा सागौन तथा साल के वृक्ष किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं। तो ये उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वनों में पाए जाते हैं। पश्चिमी हिमालय की शीतोष्ण पेटी में देवदार वृक्षों का बहुल्य मात्रा पाई जाती है। पश्चिमी हिमालय की शीतोष्ण पेटी में देवदार वृक्षों का बहुल्य जो है पाया जाता है। वह वनस्पति जो मनुष्य की सहायता के बिना अपने आप पैदा होती है और लंबे समय तक बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के उगती है, इस प्रकार की वनस्पति को क्या कहते हैं। इस प्रकार के वनस्पति को कहते हैं अक्षत वनस्पति। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा इसमें आगे हम लोग देखेंगे, आगे है लंबी जड़ों और नुकीली कांटों अथवा शूल युक्त झाड़ियों और लघु वृक्षों वाले वन सामान्यतः पाए जाते हैं। तो ये राजस्थान में पाए जाते हैं। भोजपत्र यानी भोज वृक्ष ये कहाँ पे पाया जाता है। भोजपत्र हिमालय में पाया जाता है। पलाश के वृक्ष को जंगल की आग भी कहा जाता है। पलाश के वृक्ष को क्या कहते हैं। तो इसे जंगल के आग के नाम से जानते हैं। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक सागौन के वन पाए जाते हैं। तो सबसे अधिक सागौन के वन जो है ये पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में। आगे इसका क्वेश्चन हो जाएगा, समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई पर पाए जाने वाला वृक्ष कौन सा है। ये हो जाएगा देवदार। समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई पर पाए जाने वाला वृक्ष हो जाएगा देवदार। चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे। ये हो जाएंगे सुंदरलाल बहुगुणा। भारतीय वन सर्वेक्षण की स्थापना कब हुई थी। 1 जून 1981 को। भारत में मैंग्रोव वनस्पति कितने क्षेत्रफल में विस्तृत है। तो भारत में जो मैंग्रोव वनस्पति है ये हो जाएगा 4991.68 वर्ग किलोमीटर पर ये विस्तृत है। आगे देखते हैं, इधर हो जाएगा वृक्षों के प्रकार और इसका स्थानिक वृक्ष। देखते हैं वृक्षों के प्रकार में हो जाएगा मोंटाने। तो मोंटाने जो है इसके स्थानिक वृक्ष हो जाएगा सिल्वर फर, जूनिपर्स, पाइन और बर्च। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वृक्षों के प्रकार और इसका स्थानिक वृक्ष देखेंगे तो ये हो जाएगा सागौन, बांस, साल, शीशम, चंदन, खैर और शहतूत। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के अंतर्गत महोगनी, एबनी और रोजवुड तथा रबर आता है। आगे बढ़ते हैं, इसमें नीचे वाला महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये भी देख लेते हैं। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान की जो स्थापना हुई थी 1982 में हुई थी और ये कहाँ पर स्थित है। तो भोपाल में स्थित है। और ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।